नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेकर्स एकेडमी में। आज की हमारी ये हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। आपने फर्स्ट क्लास में देखा होगा, हमने डिस्कस किया था सारा सिलेबस कि हम क्या क्या करेंगे हिस्ट्री में, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से ज़्यादा हाईलाइट लेने हमें। ठीक है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री का आपको मैं फर्स्ट क्लास में ही बता चुका हूँ कि इम्पोर्टेंट है। एसएससी हो या एचएससी हो, पूछी जाती है ना, ये बदल सकती है। हिस्ट्री है, इतिहास का मीनिंग ही यही होता है। तो हम अच्छे से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। ये मेरी गारंटी है कि आपका हिस्ट्री में मैं एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। इतिहास। पहली बात तो हमें इतिहास का पता कहाँ से चलता है कि हिस्ट्री है जो भी है, फिर पुराने ये थे राजा, वहाँ कहाँ से पता चलता है कि हमें अभिलेख मिले हैं। ठीक है, हमें अभिलेख मिले हैं, मुद्रा मिली है, भवन व स्मारक मिले हैं, स्तंभ, चित्रकला, व मूर्तिकला। ठीक है, कि जो हिस्ट्री है उसका हमें पता कहाँ से चलता है कि हमें अभिलेख मिले हैं। कोई पुराने अभिलेखों से हम पता लगाते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, कितने पुराने हैं, क्या है। पुरानी हमें मुद्रा मिली है, कोई खुदाई के समय भवन और स्मारक मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला है। उनसे हम जो हमारे वैज्ञानिक कुछ वो लगाते हैं कि कितना पुराना है, कैसे है। जो भी विधि होती है ये सभी वैसे फिजिक्स के हैं कि इनका पता कैसे चलता है, ये सारे फिजिक्स के टॉपिक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग में क्या देखेंगे? अभिलेख। ठीक है, अभिलेख से स्टार्ट करेंगे हम कि अभिलेख कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक, अभिलेख क्या है? पहले तो अभिलेख है क्या? ठीक है, किसी कठोर वस्तु पर उत्कीर्ण उत्कीर्ण ही अभिलेख है। ओके, कि अभिलेख का हमें कहाँ से पता चलता है कि पत्थरों पर कोई कठोर वस्तु है, कोई हमें प्राचीन दीवार वगैरह मिली है पत्थर की, उस पर जो भी चीज उत्कीर्ण कर रखी है, जो उत्कीर्ण मतलब जो भी उस पर खुदाई करके जो लिखा हुआ है उसी को हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख का जो अध्ययन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ओके, जो भी साइंटिस्ट वगैरह इनका अभिलेखों का जो भी अध्ययन करते हैं पूरे पूर्ण रूप से कि कितने पुराने हैं, क्या है, जिस भी लाइन में होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन एवं पठनीय अभिलेख किसके हैं? अशोक के हैं। किसके हैं? अशोक के। ओके, क्या कि जो सबसे प्राचीन और पठनीय क्या मतलब? प्राचीन तो अशोक के अभिलेख से भी और भी पुराने प्राचीन अभिलेख हैं, लेकिन जो प्राचीन हो और साथ में पठनीय हो, जो पढ़े गए हों, सबसे पुराने जो अभिलेख पठनीय हैं, जो पढ़े जा सकते हैं, जो पढ़े हैं, वो कौन से है? वो किसके अभिलेख है? अशोक के अभिलेख है। ओके,
अशोक के अभिलेख है जो सबसे पुराने हैं और पठनीय है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, प्राचीन एवं पठनीय है, ऐसे नहीं कि सबसे पुराने अशोक के हैं। सबसे पुराने अशोक के नहीं है, लेकिन सबसे पुराने जो पठनीय है वो किसके हैं? अशोक के हैं। ठीक है, कौन सी भाषा में है? भाषा कौन सी है अशोक के अभिलेख की? प्राकृत भाषा। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा। और वो कौन सी लिपि? दो लिपियों में डिवाइड है ये। कौन कौन सी दो लिपि है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। ठीक है, अशोक के अभिलेख है, प्राचीन है, पठनीय, आपको पता चल गया। और भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। सीधा ही क्वेश्चन उठ जाता है कि अशोक के अभिलेख है वो कौन सी भाषा में है। ठीक है, कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है? प्राकृतिक भाषा में। और लिपि कौन सी है? दो लिपि है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको कि ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। नेम तो हो गया, लेकिन इनका मतलब क्या है, क्या मतलब है? ठीक है, बाएं से दाएं, दाएं लिखा जाता है। इसमें क्या है? दाएं से बाएं लिखा जाता है। ओके, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, जैसे हम लिखते हैं बाएं से दाएं लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ से बाएं से लग के दाएं तक। ओके, ये कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि में उल्टा चलता है। ठीक है, खरोष्टी लिपि में इनके मिले भी कम, अशोक के ज्यादा अभिलेख नहीं मिले, ज्यादा ब्राह्मी लिपि में, लेकिन कुछ अभिलेख क्या है खरोष्टी लिपि में। वो कैसे चलते हैं? दाएं से बाएं ऐसे चलते हैं, ऐसे रिटर्न करते हैं। वो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे लाइन की एंडिंग, यहाँ से लगते हैं, यहाँ पे लाइन की एंडिंग। ठीक है, याद रखना, प्राकृत भाषा में है और दो लिपि है, कौन सी? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में इनका। ठीक है, अब आती है श्रेणियां। श्रेणी, ये क्या है? तीन श्रेणियों में विभाजित है। तीन तीन श्रेणियों में बटी हुई है। सॉरी, बटे हुए। ठीक है, जो अभिलेख है उनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम तीनों का आप डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा है? प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी में क्या है कि जो भी राजा थे, जो भी राज्य थे, राज्यों का आर्थिक एवं प्रशासनिक उल्लेख। ठीक है, प्रथम श्रेणी में क्या है कि राज्यों का आर्थिक एवं प्रशासनिक उल्लेख मिला है कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कैसा उसका प्रशासन था, कैसे राजा उस प्रशासन को चला रहा था, किस तरह, सभी वो मिले। और ये प्रथम श्रेणी में किसके अभिलेख आते हैं? अशोक के अभिलेख प्रथम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख आते हैं प्रथम श्रेणी में। आगे हम करते हैं द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में क्या है कि जो चार धर्म थे, पहले धर्म बता देता हूं मैं आपको।
जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव। जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव जो ये चारों धर्म थे, इनके इनके दीवारों पर अपने नाम हो या फिर देवता की कोई मूर्ति वगैरह हो, उनको जो उनका उत्कीर्ण था। ठीक है, नाम या मूर्ति का उत्कीर्ण। ओके, द्वितीय श्रेणी में क्या बताया गया, जो द्वितीय श्रेणी के अभिलेख मिले हैं उसमें यही मिला है कि जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव है ना, इनके दीवारों पर जो है ना नाम, लोग अपने नाम खुदवा देते थे, राजा अपने बड़े बड़े राजा अपने नाम खुदवा देते थे। जैसे कि नंबर प्लेट, वो प्लेट तो आजकल भी लगवा देते हैं नेता वगैरह जो भी बनाते हैं उस पर, इसी तरह राजा अपने नाम लगवा देते थे मंदिर बनवा के, और उनकी मूर्ति खुदवा देते थे। जैसे पहले और कुछ तो होता नहीं, वो खोद खोद के ऐसे बनाते थे, उनकी मूर्ति वगैरह का उत्कीर्ण वो करा देते थे। अब अंतिम और लास्ट तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी, इसमें क्या है कि इसमें राजा अपनी जीत का, राजाओं ने अपनी विजय का वर्णन किया है। वर्णन किया है, ठीक है। एक तो राजाओं ने जो भी अपनी विजय थी, स्मृतियां थी, जो अपने अच्छे कार्य थे, उन सब का वर्णन किया है, और अपने अवगुणों को नहीं दर्शाया। अवगुणों को नहीं बताया। ठीक है, जो भी अपनी कमियां थी उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। सिर्फ जो उन्होंने अच्छे काम किए, कोई युद्ध जीता और जीता, वो सभी जानकारी तो इनमें मिलती है, लेकिन कोई जो भी गलत काम हुआ, कुछ हो गलत हुआ या किया, उनका कोई विवरण नहीं है, अपने अवगुणों का कोई विवरण नहीं है। ठीक है, क्या पढ़ा, हिस्ट्री का कहाँ से पता चलता है, अभिलेख, मुद्रा, भवन, स्मारक, स्तंभ, चित्रकला आदि। ठीक है, पहला टॉपिक हमने अभिलेख लिया। किसी कठोर वस्तु पर उत्कीर्ण, कोई भी उत्कीर्ण जो हम करते हैं, खोद कर उनको छापते हैं, कठोर वस्तु जैसे पत्थरों वगैरह पर मिले ज्यादा, तो उसे ही अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिग्राफी। ठीक है, सबसे प्राचीन एवं पठनीय अभिलेख अशोक के हैं। भाषा कौन सी है, प्राकृतिक भाषा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि। बाएं से दाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। श्रेणियां 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं। प्रथम श्रेणी क्या है, राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक उल्लेख किया गया है। द्वितीय श्रेणी में जैन, बौद्ध धर्म के सभी मंदिरों वगैरह पर दीवारों का नाम वगैरह, और तृतीय श्रेणी में राजा ने अपनी विजय का वर्णन किया है, लेकिन अपनी जो भी गलतियां थी, जो भी अवगुण थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, इतना हो गया, एक बार और मैंने रिवाइज करा दिया। जब भी हम क्लास लेंगे, आज अगर मेरी कल और क्लास आएगी, दूसरी क्लास आएगी, तो उसमें ऐसे नहीं है कि हम सीधा आगे बढ़ेंगे। मैं पहले आपको पीछे वाला थोड़ा पूरा पूरा राउंड ऑफ पूरा मतलब कि पूरा रिवीजन करवाऊंगा, फिर हम आगे वाली क्लास में बढ़ेंगे। पूरी हिस्ट्री हम ऐसे ही करेंगे, लास्ट तक आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार कर लोगे, दोबारा कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार हिस्ट्री अच्छे से कर लो, नोट्स बना लो अपने, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो भी पढ़ा है अगर ध्यान से कर लो, थोड़ा 1-2 दिन क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा हिस्ट्री का वो है, फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक आने आपके शुरू हो जाएंगे। अब हमने एक बात इसमें नहीं पढ़ी कि जो अभिलेख है, अभिलेख चल रहे हैं हमारे, पहली बार किसने और कब पढ़ा, किसी ने पढ़ा खोजा है, कोई कह रहा पठनीय है, नहीं पठनीय है, तो पहली बार किसने पढ़ा, पहली बार किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में।
पहली बार सफलता प्राप्त की अभिलेख को पढ़ने में, चाहे वो कोई भी अभिलेख हो। पहला अभिलेख कब पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सफलता हासिल की। ओके। और एक और है कि भारतवर्ष, भारतवर्ष, भारतवर्ष नाम का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में हुआ, या हमें किस अभिलेख से पता चलता है? ये है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या है कि हमें भारतवर्ष का पहली बार जिक्र हुआ, जो भी लिखा हुआ मिला, वो कहां से मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख से। और ये कहां पे मिला था? उड़ीसा में। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहां से मिला है? उड़ीसा में। ठीक है, हो गया ये। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां से मिला है? उड़ीसा से। ठीक है। अब कुछ मुख्य राजा और उनके कुछ अभिलेख जो कि हमसे एग्जाम में पूछ जाते हैं कि इस अभिलेख में कौन से राजा का जिक्र है या कौन से राजा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम। अभिलेख, राजा। ठीक है, कि कौन से अभिलेख में कौन से राजा के वगैरह वगैरह जो भी है। समुद्रगुप्त, जो राजा समुद्रगुप्त था, उसके बारे में कौन सा अभिलेख मिला हमें? सॉरी, मार्कर बंद हो गया। समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा अभिलेख मिला हमें? प्रयागराज स्तंभ। प्रयागराज स्तंभ अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। दूसरा है जो नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से हमें किसके बारे में पता चलता है? गौतमी बलश्री। साथ के साथ नोट कर लो ये, गौतमी बलश्री एवं सातवाहनों की उपलब्धियां। ठीक है, प्रयाग स्तंभ से समुद्रगुप्त, नासिक से गौतमी बलश्री एवं सातवाहनों की उपलब्धियां। ठीक है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे मिलता है? स्कंदगुप्त। ऐहोल अभिलेख से हमें किसके बारे में पता चलता है? स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वो थे अभिलेख। और एक और एरण अभिलेख इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख से हमें किसके बारे में पता चला? एरण अभिलेख में सर्वप्रथम किसका जिक्र था? सती प्रथा का। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिला है? एरण अभिलेख में। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ। प्रयागराज स्तंभ, समुद्रगुप्त, नासिक गौतमी बलश्री एवं सातवाहनों की उपलब्धियां, ऐहोल अभिलेख स्कंदगुप्त, एरण अभिलेख सती प्रथा एवं सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिला इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और भारतवर्ष
का उल्लेख है, जो भारतवर्ष नाम है वो कहाँ से मिला था? हाथी गुम्फा अभिलेख से। जो कहाँ पे? हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में। ये एक बार और कर लो। जेम्स प्रिंसेप 1837 में। क्या है कि अभिलेख का जो वो हुआ था ना, जेम्स प्रिंसेप 1837 में। ओके, अब आगे देखते हैं हम कुछ स्मारक और भवन। स्मारक एवं भवन, इसमें हम किस चीज का जिक्र करेंगे कि जो मंदिर वगैरह है जो हमें मिले हैं निर्माण में, जो मंदिर वगैरह हमें निर्माण में मिले हैं उसमें किस किस का जिक्र था। ओके, स्मारक एवं भवन। उत्तर भारत, उत्तर भारत के जो मंदिर एवं जो भी है मंदिर है, दक्षिण भारत और दोनों दोनों शैलियों में प्रयुक्त। ठीक है, कि जो भी है उत्तर भारत में कौन सी? उत्तर भारत में नागर शैली। उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत के जो मंदिर वगैरह बने वो कौन सी शैली में? नागर शैली में। और दक्षिण भारत वाले कौन सी शैली में? द्राविड़। कौन सी शैली है? द्राविड़ शैली। और जो दोनों शैली, नागर शैली द्राविड़ शैली दोनों को मिक्सअप से जो बनाए गए हैं कुछ मंदिर ऐसे दोनों ही शैलियों में है, वो कौन सी शैली कहलाती है? वैसर शैली। ओके, वो कौन से में कहलाती है? वैसर शैली। ठीक है, ये जो भी मंदिर है, कोई स्मारक है पुराना मिला है, कि वो कौन से उससे है, कौन सी शैली में है? तो जो उत्तर भारत के मंदिर वगैरह मिलते हैं वो है नागर शैली में, दक्षिण भारत के जो मंदिर वगैरह मिलते हैं वो द्राविड़ शैली में, और जो दोनों शैलियों में प्रयुक्त हो, दोनों शैलियों का मिक्सअप उनसे कौन सी शैली कहेंगे हम? वेसर शैली। ओके, इससे आगे हमारा टॉपिक है सिक्के। जो भी है हमें पुराने सिक्के वगैरह मिले हैं, कहाँ से मिले, किसके ज्यादा किसके कम। ठीक है, मौर्योत्तर काल के जो सिक्के हैं वो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के मिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सिक्के कौन से काल के मिले हैं? मौर्योत्तर काल के। और सबसे ज्यादा स्वर्ण के, सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के, स्वर्ण के जो सोने के सिक्के मिले हैं सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के वो कौन से वंश वगैरह के मिले हैं? सबसे शुद्ध सिक्के वो मिले कुषाण के, कुषाण वंश के। ठीक है, जो सबसे ज्यादा है वो तो मौर्योत्तर काल के है। ठीक है, मौर्य वंश है उसमें तो सबसे ज्यादा सिक्के थे, शीशे के, टिन के, कांस्य के। ठीक है, लेकिन स्वर्ण सबसे शुद्ध सिक्के, स्वर्ण के सबसे शुद्ध सिक्के कहाँ से मिले हमें? कुषाण से। और जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। ठीक है,
जो सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं वो तो मिले मौर्योत्तर काल के। स्वर्ण सबसे शुद्ध सिक्के, मतलब सोने के सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जो सही शुद्ध मात्रा में वो कौन से है? कुषाण वंश के। और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। समुद्रगुप्त को क्या है? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और सबसे ज्यादा सिक्के स्वर्ण, सबसे ज्यादा सिक्के ज्यादा मात्रा में किसके हैं? गुप्तों के। ओके। शुद्ध तो देखो इसमें कंफ्यूजन मत होना कि सबसे शुद्ध है ना सिक्के सोने के वो तो कुषाण वंश से है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सोने के वो है ना, सबसे ज्यादा सोने कहाँ से मिले हैं? गुप्तों से, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं? गुप्तों से, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि सिक्के सर आपने इतनी जल्दी करवा दिए या फिर यही करा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आते हैं। ऐसे तो आप शीशे के थे, टिन के थे और थे ऐसे वैसे, वो तो चाहे कितने लिखवाते चले जाओ। स्मारकों में ये भवन में यही है कि उत्तर भारत में नागर शैली में जो भी मंदिर वगैरह का निर्माण था, दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली में, और दोनों शैलियों में प्रयुक्त है जो उसे हम क्या कहते हैं? वेसर शैली। और सिक्कों में एक तो यही क्वेश्चन उठता है कि सबसे ज्यादा सिक्के कौन से काल के हैं? मौर्योत्तर काल के हैं। शुद्ध सोने के सिक्के कौन से काल के हैं? गुप्त काल के हैं। लेकिन सोने के सबसे ज्यादा सिक्के कौन से काल में बने हैं? ये सीधे क्वेश्चन उठते हैं, वो बात नहीं है, सीधे ही क्वेश्चन आते हैं किसके? ये गुप्तों के। और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ठीक है। और इससे क्या अंदाजा लगाते हैं कि जो विशेषज्ञ वगैरह इतिहास के वो ये लगाते हैं इससे अंदाजा कि इन्होंने समुद्र पे विजय की थी, ठीक है। उन जलपोतों का भी दिखाया गया, ठीक है, वीणा बजाते हुए। और जलपोत जिन्हें आज आप समुद्री जहाज या जलयान कहते हो, उन्हें जलपोत कहा गया, जलपोत भी दिखाया गया है। इससे क्या है कि ये इन्होंने समुद्रगुप्त ने समुद्र की विजय की थी। ओके, हो गया। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि जो भी है अभिलेख है वो कैसे, कि अभिलेख क्या है? अभिलेख किसी भी कठोर शिला पर उत्कीर्ण, ठीक है, जो हम उत्कीर्ण करते हैं, जो भी नाम वगैरह है, कोई मूर्ति है, उसी को अभिलेख कहते हैं। कि कठोर कोई पत्थर वगैरह पे जो भी हमें उत्कीर्ण मिला है। दूसरी बात, हमें इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हमने पढ़ लिया, एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप्सन ने खोजे थे। और अशोक के अभिलेख है जो पठनीय मिले हैं। कौन सी? प्राकृतिक भाषा में। बोली कौन कौन सी है? ब्राह्मी और खरोष्टी दो बोली, सॉरी, लिपि में ब्राह्मी और खरोष्टी दो लिपि में है। ब्राह्मी लिपि जैसे कि हम लिखते हैं, खरोष्टी लिपि उल्टी, दाएं से बाएं, ब्राह्मी बाएं से दाएं। ओके, ये भी आप समझ गए। इसके बाद क्या? भवन स्मारक में क्या है कि द्राविड़ शैली दक्षिण भारत की, उत्तर भारत की नागर शैली, और दोनों शैलियों को जो मिलाकर है वो वेसर शैली। उसके बाद हमने सिक्कों का जिक्र अभी आपके सामने किया पूरा। तो दोस्तों, हमारी पहली क्लास यहीं समाप्त हुई है और दूसरी क्लास हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। बैक टू बैक आपको क्लास मिलेगी। और संडे को आपको एक टेस्ट के लिए भी टेस्ट की क्लास भी होगी, जिसमें हम पीडीएफ वगैरह भी देंगे आपका, और जो भी हम करवाएंगे उस सभी का टेस्ट भी होगा। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। इंट्रो वाली भी वीडियो करो, ये भी वीडियो करो, ताकि बच्चों को पता लगे कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और ये तो थोड़ी शुरुआत थी, स्टार्टिंग में होता है कि कुछ स्ट्रीम बोर भी हो जाता है, लेकिन आगे वाला सेकंड क्लास ही मैं आपको कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग आएगी, बिल्कुल मज़े आ जाएंगे। एक बार हमसे जुड़ जाओ, नोट्स वगैरह बना लो, अच्छे से करवाएंगे। एग्जाम भी आपको पता है, HSC, SSC, SSC, GD, HSC बहुत सारे आ चुके हैं। टेलीग्राम पे भी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट के लिए क्विज वगैरह भी डालेंगे। तो वो आप टेलीग्राम चैनल नीचे पिन किया हुआ आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम को भी कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप भी, अगर और कोई क्लास आपकी लेनी है या और कोई दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 94 674 02358 पे हमारे पास एक मैसेज करो। जो भी आपकी कोई क्लास होगी, डाउट होगा, या कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, इसके अलावा भी कोई पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ भी उपलब्ध होगी, बुक वगैरह की पीडीएफ भी सभी हमारे पास मिल जाएगी। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।